हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फीलिंग ग्रेट। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। तो दोस्तों, मैं आज हर्षिल विलेज से निकल रहा हूं और हम जा रहे हैं नीलोंग वैली के लिए। और नीलोंग वैली बहुत ही एडवेंचरस रूट होने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और बाकी की जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो हर्षिल वैली का और बागोरी विलेज का, उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि नीलोंग वैली का जो पूरा का पूरा ट्रिप है हमारा आज का, वो बहुत एडवेंचरस होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे हम आपको और जादूंग विलेज तक लेके चलेंगे, जो कि आखिरी गाँव माना जाता है उस रूट का, जहाँ के लिए एक स्पेशल परमिट लगता है जो मैंने बनवा रखा है। और उस परमिट के लिए भी मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप इजीली परमिट बनवा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेशली उत्तरकाशी एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है, जिसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो अगर आप उतना टाइम आपके पास नहीं है, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने किसी के थ्रू वो बनवाया और मुझे मिल गया था। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप वो नंबर यूज़ करके भी आप वहाँ का परमिट बनवा सकते हैं। एक हफ्ता पहले आपको इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपको परमिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है और आपको लेके चलते हैं नीलोंग वैली और जादूंग विलेज। आप मेरे सामने देख रहे होंगे गाड़ी जा रही है, जिसमें से एक मोहतरमा सनरूफ से बाहर निकल रही है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग सनरूफ वाली गाड़ी क्या इसीलिए खरीदते हैं कि हम सनरूफ से बाहर निकलेंगे, जबकि इसका एक्चुअल यूसेज गाड़ी से बाहर निकलना नहीं है। ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ का फीचर था। वहाँ के लोगों को धूप चाहिए होती थी, क्योंकि धूप कम निकलती है, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो उस रीज़न से वो बनाया गया था। अब यहाँ लोगों ने इसका अलग ही एडवेंचर निकाल लिया है। अब ये कितना रिस्की हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पहाड़ों में जगह जगह लिखा हुआ है कि सावधान रहें, ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं, और गिर भी रहे हैं। सड़कों पे आपको बीच बीच में पत्थर पड़े हुए दिख जाएंगे। और सरकार ने इस पर चालान भी कर रखा है, 10,000 रुपये का चालान है अगर आप इस तरह से सनरूफ से बाहर निकलते हैं। लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता, लोगों को लगता है बस सनरूफ वाली गाड़ी लो और इस तरह से बाहर निकलो। ये देखो, आप मेरे आगे जाते हुए देख रहे होंगे, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपके पास सनरूफ वाली गाड़ी है तो इसका ये वाला दुरुपयोग ना करें, बहुत रिस्की होता है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के सबसे यूनिक और हिडन डेस्टिनेशंस में से एक नीलोंग वैली कवर करने जा रहे हैं। ये मेरी लिस्ट में काफ़ी सालों से था, लेकिन मौका ही नहीं लग पाता था। और इस जर्नी का एक एक पल जो मैंने जिया वो बहुत ख़ास था। नीलोंग वैली ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, एडवेंचर और नेचर का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। और इन नज़ारों के साथ ये डबल हो जाता है। अब हम द फेमस लंका ब्रिज पे पहुंचने वाले हैं, और आप इस ब्रिज को जो हिमाचल में लाहौल स्पीति वैली में चीचम ब्रिज है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा है, हालांकि उतना ऊंचा नहीं है ये, लेकिन अगर आप यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन अगर आप मेरी कल वाली वीडियो देखोगे जो गरतांग गली की मैंने बनाई थी, तो उस वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि नीचे कितनी नीचे नदी बह रही है। और ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है और ये यहाँ से गंगोत्री वाले एरिया को कनेक्ट करता है। तो ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से। यहाँ लिखा हुआ है लंका ब्रिज, इसका नाम लंका ब्रिज है। और अब हम पार कर रहे हैं लंका ब्रिज, और नीचे का जो नज़ारा है, मैं कोशिश करूँगा वापसी में आपके लिए एक वीडियो कैप्चर करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई है। और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बाद BRO का चेक पोस्ट मिलेगा, जिस चेक पोस्ट पे हमको परमिट दिखाना है, और परमिट दिखाने के बाद फिर हम अंदर जाएंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। तो ये पूरा जो एरिया है ये गंगोत्री नेशनल पार्क का हिस्सा है। अलग अलग तरह की जो बर्ड स्पीशीज़ हैं वो भी आप यहाँ पे साइट सीइंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आपके पास उतना टाइम है तो। दोस्तों, हर्षिल से नीलोंग वैली का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है, लेकिन ये आम हिल ड्राइव जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एरिया इंडिया चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब और गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है। इसी वजह से यहाँ सिर्फ वैलिड परमिट के साथ ही आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आपको अगर परमिट बनवाना है तो उसका कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गंगोत्री 8 किलोमीटर, गोमुख 26 किलोमीटर, नीलोंग के लिए लेफ्ट और नागा के लिए भी लेफ्ट।
हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। अब यहाँ पे होगी हमारी परमिट की चेकिंग, तो हम परमिट चेक कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चेक पॉइंट पे खाली सिर्फ परमिट चेक नहीं होता, ये मुझे पता नहीं था। यहाँ पे एंट्री लगती है 300 रुपये पर पर्सन इंडियन टूरिस्ट के, 1200 रुपये फॉरेनर के। तो हमारे 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 900 रुपये हमने यहाँ पे दिए हैं, प्लस 250 रुपये गाड़ी के अलग से। और अगर आप कोई DSLR ला रहे हैं तो उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। वैसे तो मेरे पास तो ये फ़ोन है और दूसरा अपना एक्शन कैमरा है, अदरवाइज़ अगर मेरे पास DSLR होता तो उसके चार्ज अलग से देने पड़ते। यहाँ से हम जाएंगे आगे और दिखाते हैं आपको नीलोंग और जादूंग दोनों विलेज। तो दोस्तों वो रोमांचक सफ़र शुरू हो चुका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और अब हम भैरव घाटी से एंटर कर चुके हैं नीलोंग वैली की तरफ। और नज़ारे यहाँ के बहुत ही शानदार हैं। साइड पे दूसरे कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मैं भी डालूँगा ठीक इसके बाद। और मतलब आप ये लगा लीजिए, फ़िलहाल तो मुझे कोई यहाँ गाड़ी और जाती हुई दिखी नहीं, क्योंकि रीज़न वही है बहुत सारे कि परमिट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, हर कोई नहीं टाइम पे बना पाता। तो अब हम नीलोंग जाएंगे। नीलोंग भी एक विलेज है और हम जाएंगे जादूंग विलेज, और आपको दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे, किस तरह के वहाँ घर हैं। रहता तो वहाँ अब कोई नहीं है, लेकिन घर अभी भी हैं वहाँ लोगों के। अगर 62 की लड़ाई ना हुई होती और तिब्बत आज भी हमारा हिस्सा होता तो ये रास्ते आगे तिब्बत तक जाते, और क्या शानदार हमारा देश का नज़ारा होता उस टाइम पे। तो मैं ये कहूँगा कि लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए एक दूसरे देशों पे अटैक कर रहे हैं। चारों तरफ आज भी लड़ाइयाँ ही चल रही हैं। आप चाहे उसको लगा लो कि जो रशिया यूक्रेन है, या फिर जो ऑलरेडी अपना USA ईरान चल रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये पर्सनल स्वार्थ के लिए जो एक दूसरे पे देश अटैक करते हैं, इसमें बहुत नुकसान होते हैं। नहीं तो ये रास्ते तिब्बत तक जाते थे, और अगर तिब्बत आज भी हमारा हिस्सा होता तो शायद ये गाड़ी ड्राइव करके हम तिब्बत ही जा रहे होते। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी नज़ारों का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे नीलोंग और जादूंग के। हमने आपको जो गर्तांग गली की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ तक गए थे हम। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, यही है गर्तांग गली। और जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ कितनी गहराई है, ये देखिए नीचे कितनी नीचे नदी जा रही है। और कल हम वहीं सामने के रास्तों पर ट्रैकिंग कर रहे थे। आपको इक्के दुक्के लोग दिख रहे होंगे जाते हुए, मैं और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए वो जा रहे हैं। जैसे जैसे हम हर्षिल से आगे बढ़ते हैं, देवदार और पाइन के घने जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और उनकी जगह ड्राई रॉकी माउंटेन्स और कोल्ड डेसर्ट जैसा लैंडस्केप नजर आने लगता है। मैं लद्दाख एक बार ट्रैवल करके आ चुका हूँ, और यहाँ आके लगभग लद्दाख जैसी ही वाइब आती है। इसी वजह से नीलोंग वैली को अक्सर मिनी लद्दाख ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अगर रोड कंडीशन की बात करें तो हर्षिल से चेक पोस्ट तक का रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन उसके बाद रोड नैरो हो जाती है। कई जगह सिंगल लेन, शार्प हेयर पिन बैंड्स, और कुछ जगहों पर तो स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सेफ ड्राइविंग करते हैं तो हैचबैक, सेडान और SUV सभी व्हीकल्स यहाँ तक कंफर्टेबली आ सकते हैं। नीलोंग वैली की सबसे खास बात है इसका लैंडस्केप। ये हिमालय की रेन शैडो रीजन में आता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, और इसी वजह से यहाँ पहाड़ियाँ बिल्कुल लद्दाख जैसी ड्राई और रॉकी दिखाई देती हैं। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये वैली गर्मियों में भी ठंडी रहती है और सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है। और दोस्तों, जिस जिस जगह मैंने गाड़ी से उतर के ब्रेक लगाया, इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर ठिठुर जाते थे। मैंने वैसे तो हल्के फुल्के विंटर क्लोथ्स पहन रखे थे, लेकिन बावजूद उसके यहाँ हवा बहुत ठंडी है। तो मेक श्योर आप अच्छे विंटर्स कैरी करें अगर आप ये वीडियो देख के आ रहे हैं।
दोस्तों ये जो ब्रिज अभी हम पार करके आए हैं, जो आपको लग रहा है कितना बढ़िया सुंदर सा रास्ता, लेकिन ये कितनी गहराई पे बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नीचे। ये देखिए, दोस्तों गर्मियों में भी ठंडी रहने वाली ये वैली सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है। 1962 से पहले जो लोग जादोंग और नीलोंग विलेज में रहते थे वो लोग अक्सर गर्मियों में नीचे उत्तरकाशी आ जाया करते थे और इसी तरह उनके कुछ महीने ऊपर और कुछ महीने नीचे बीता करते थे। ये वैली सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ भी बहुत फेमस है। अगर किस्मत अच्छी हो तो यहाँ ब्लू शीप या भरल, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन वुल्फ और दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव प्रेडेटर में से एक स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल सकता है। आज जिस नीलोंग वैली को हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं वो एक समय भारत और तिब्बत के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। पुराने समय में जब भोटिया कम्युनिटी के लोग इसी रास्ते से तिब्बत जाकर नमक, वूल और दूसरा सामान का व्यापार करा करते थे। लेकिन 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और यहाँ के लोगों को हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। जिसका कि अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो मेरी हर्षिल और बागोरी की वीडियो लाइव है, जिसे आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। बागोरी विलेज अपने आप में बहुत सुंदर है और यहाँ से जो लोग नीचे 1962 के बाद भेजे गए थे वो लोगों को बागोरी विलेज में बसाया गया है। कई दशकों तक ये वैली आम लोगों के लिए पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड रही और कुछ ही साल पहले लिमिटेड टूरिस्ट के लिए दोबारा खोली गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस वैली को परमिट के साथ ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप गंगोत्री नेशनल हाईवे को छोड़ के और नीलोंग वैली की तरफ लेफ्ट लेते हैं उसके बाद आपको जो जिस चेक पोस्ट पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं उसके बाद 3 चेक पोस्ट पे आपको दोबारा सेम डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, अपनी गाड़ी की डिटेल्स शेयर करनी होंगी, जिनमें से एक अभी आगे आने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक रिमोट लोकेशन है तो हमारे सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी रीज़न से ट्रैक किया जाता है कि जो लोग आगे भेजे गए हैं वो वापस आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क है ना कोई हेल्प है और अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो है हमारे BRO के वीर जवान, क्योंकि जगह जगह उन्हीं के कैंप्स हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति में सिर्फ वो ही मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ कुछ मजदूर काम करते दिखाई देंगे, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग ब्रिज BRO ने बना रखे हैं जो हमारे जैसे लोगों के आने जाने और उनकी खुद की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन जब आप लेफ़्ट या खाई की तरफ देखते हैं तो एक बार को डर सा लगता है, क्योंकि ये वैली है ही इतनी डेंजरस। तो फ़िलहाल हम नीलोंग गांव की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में रुके, एक छोटा सा ब्रेक लिया और यहाँ पे एक बोर्ड मुझे लगा हुआ दिखा और मैं हेड्स ऑफ करता हूँ उन लोगों को जो हमारे BRO के जवान हैं जो इन सड़कों को मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर ये सड़कें ना हो तो आगे जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ तक हमारी आर्मी कैसे पहुँचेगी। हम जैसे टूरिस्ट तो एक आध बार आते हैं और रेगुलरली तो हमारे सेना के जवानों को जाना होता है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी रोड मेंटेन करी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये किस तरह के पहाड़ हैं यहाँ पे और बीच बीच में पत्थर टपकते रहते हैं। ये पहली गाड़ी है जो सामने से आ रही है, जो तब से हम चले हैं हमें क्रॉस कर रही है। अदरवाइज़ कोई और गाड़ी मैंने यहाँ से जाती हुई नहीं देखी है। और मेरे ठीक पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये उस ड्राइवर की याद में एक यहाँ पे स्थान बनाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है CPL ड्राइवर गोविंद बिसरा पुत्र श्री बबलू बिसरा 72 RCC 36B RTF में कार्यरत, जो कि 17 जुलाई 2020 को कार्य करते हुए शहीद हो गए। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना मुश्किल है इन सड़कों को मेंटेन करना।
हम तो सिर्फ ट्रैवल के पर्पज़ से कभी कभार चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको मेंटेन करते हैं, सलाम है उन्हें। और ये कुछ इस तरह का यहाँ का नीचे का नज़ारा है। कितना सुंदर लग रहा है ये पानी। अगर कोई रास्ता यहाँ तक नीचे जाने का होता तो मैं ज़रूर जाता इसके पास एक बार, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। वो देखिए सामने स्नो कैप्ड माउंटेन, पूरा एकदम बर्फ़ से लदा हुआ है। और ये हमारी टफ़ कार जो इस रास्ते पे हमारा साथ दे रही है। जादुंग विलेज, जो भारत के सबसे रिमोट और हिस्टोरिकल विलेजेस में से एक माना जाता है। कभी यहाँ जाड़ कम्युनिटी के लोग रहते थे और ये लोग गांव में अपनी ट्रेडिशनल स्टोन हाउस और इंडो तिब्बतन कल्चर के लिए जाने जाते थे। अब भी यहाँ खड़े पुराने पत्थर के घर और उस इतिहास की कहानी सुनाते हैं जो 1962 के बाद अधूरा रह गया। जादुंग के पास नीलोंग विलेज भी इसी इतिहास का एक हिस्सा है। ये भी एक पुराना सेटलमेंट था जहाँ लोग कठिन मौसम के बावजूद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते थे। बिजली और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के बिना यहाँ के लोग पशुपालन, वूल वीविंग और तिब्बत के साथ ट्रेड करके अपना जीवन चलाते थे। यहाँ की ओरिजिनल जाड़ भोटिया कम्युनिटी की कल्चर पर तिब्बतन इन्फ्लुएंस साफ नज़र आता है। उनके ट्रेडिशनल कपड़े, पत्थर और लकड़ी से बनाए गए घर और उनका खाना सब इस कठोर क्लाइमेट के हिसाब से तैयार होता था। बटर टी, राजमा, बार्ले, आलू और सीजनल वेजिटेबल्स यहाँ के ट्रेडिशनल फूड का हिस्सा रहे हैं, जो उन्हें इस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में एनर्जी देते थे। अगर आप नीलोंग वैली विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले, बिना परमिट के यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए परमिट पहले से अरेंज करें। अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ में ज़रूर कैरी करना, क्योंकि जो सेकंड चेक पोस्ट यहाँ पे आता है वहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपका एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आर्मी वाले जमा करवा लेते हैं। यहाँ मिलिट्री एरिया होने की वजह से ड्रोन उड़ाना और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफी करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। प्लास्टिक या किसी भी तरह का कचरा बिल्कुल ना फेंकें और इस प्रिस्टीन एनवायरनमेंट को साफ रखें। अगर आपको कोई वाइल्ड लाइफ दिखती भी है तो प्लीज़ वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें और डेंजरस क्लिफ्स के आसपास अननेसेसरी एडवेंचर से बचें। हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से अपने आप को हाइड्रेट रखें और अगर आपको किसी भी तरह की ब्रीदिंग या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही आएं। नीलोंग वैली सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि भारत की हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, दोस्तों, ये जो चेक पोस्ट अभी पीछे गई है, इसी के आसपास कभी हुआ करता था नीलोंग विलेज, जिसके नाम पे इस वैली का नाम नीलोंग वैली पड़ा। जब हम जादुंग और नीलोंग वैली की खामोश वादियों से गुजरते हैं तो शायद हमें सिर्फ पुराने पत्थर के घर और सुनसान रास्ते नज़र आते हैं, लेकिन इन वीरान गांव के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज से लगभग 60 साल पहले जादुंग और नीलोंग गांव पूरी तरह आबाद हुआ करते थे, जहां जाड़ भोटिया कम्युनिटी के लोग अपने परिवारों के साथ रहते हुए उनकी ज़िंदगी हिमालय और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार पर निर्भर थी। ये वही पुराने इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट थे
जहाँ से व्यापारी नमक, ऊन, पश्मीना, जड़ बूटियाँ और रोज़मर्रा का सामान लेकर तिब्बत जाते और वापस भारत लौट आते। उस दौर में बॉर्डर सिर्फ एक रेखा नहीं थी, बल्कि दो सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक जरिया थी। लेकिन फिर आया साल 1962, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ और इस घटना ने इस गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सुरक्षा के नज़रिए से पूरे इलाके को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया और यहाँ रहने वाले सभी परिवारों को अपनी पुरखों की ज़मीन छोड़कर हर्षिल और उसके नीचे आसपास के इलाकों में बसना पड़ा। सोचिए, जिस घर में आपका बचपन बीता हो, जहाँ आपके बुजुर्गों की यादें बसी हों, उस घर को बिना वापस लौटने की उम्मीद के साथ छोड़ देना कितना खतरनाक रहा होगा। आज भी जादोंग और नीलोंग के पत्थर के घर, टूट चुके दरवाजे और वीरान गलियां उसी इतिहास के गवाह बनकर खड़े हैं। कहते हैं कि जब तेज़ हवा की खाली मकानों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें आज भी अपने असली रहने वालों का इंतज़ार कर रही हों। सबसे ख़ास बात यह है कि जड़ भोटिया समाज ने अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ी। आज भी उनके वंशज हर्षिल और बागोरी जैसे गांवों में रहते हैं और अपनी भाषा, परंपरा, लोकगीत, संस्कृति को जिंदा रखते हैं। उनके लिए जादोंग और नीलोंग सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि उनके पुरखों की धरती और उनकी पहचान का हिस्सा है। इसलिए जब भी आप नीलोंग वैली आएँ, सिर्फ इसकी खूबसूरती को कैमरा में कैद करके मत लौट जाइएगा। एक पल के लिए इन खामोश मकानों के सामने ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा कि कभी यहीं बच्चों की हंसी गूंजती होगी, चूल्हों से धुआं उड़ता होगा और तिब्बत की तरफ जाने वाले व्यापारी इसी रास्ते से अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते होंगे। शायद इसीलिए नीलोंग वैली सिर्फ उत्तराखंड की एक हिडन डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि हिमालय के इतिहास का एक जिंदा म्यूज़ियम है, जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर खामोश गली अपने अंदर एक अधूरी कहानी छुपाए बैठी है। और दोस्तों, मैं इतना खुश नसीब था कि जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा था, उस दिन बागोरी विलेज से उनके देवता की डोली यहाँ के लिए निकली थी, जिसके लिए डीसीपी और एसपी की स्पेशल परमिशन थी कि उन लोगों को बिना परमिट के यहाँ पे आके अपने देवता की पूजा करने दी जाए, जिसके कुछ दृश्य मैंने वीडियो के एंड में डाल रखे हैं। और वो डोली ले जाती हुई 8-10 गाड़ियाँ, जिनकी छतों पे बैठे हुए लोग अपनी लैंग्वेज में कुछ अपने देवता के जयकारे लगा रहे थे और सीधा बढ़े चले जा रहे थे आगे की तरफ। उसे देखते ही मन में एक जोश सा भर जाता है। और जो लोग ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, उनके लिए भी ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हाँ, एक एडिशनल बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपना 4x4 लगाने का मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ते जैसे भी हों, हमारी नेक्सॉन भी दौड़ी चली जा रही थी। लेकिन हाँ, अच्छी खासी आपकी ऑफ रोडिंग यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं और जिस तरह के इन सड़कों पे पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें आपको रोमांच ज़रूर मिलेगा। अब इस रास्ते की अगर मैं बात करूं, तो बगल में जिस तरह की खाई है, राइट में और लेफ़्ट में जिस तरह के पत्थर हैं, उसको देख के किसी भी ऑफ रोडर का दिल खिल उठेगा, क्योंकि जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से बिल्कुल कम नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए हैं जादोंग विलेज। नज़ारा बहुत ही शानदार है। चारों तरफ बर्फ से लदी हुई चोटियाँ। बस इधर चाबी थमानी, उन्होंने लो चाबी आपकी और बस टूरिस्ट ले लो। अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग करके ऊपर गांव में पहुंचते हैं और ये यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं।
यहाँ कोई रहता भी है? यहाँ कोई रहता भी है? कोई नहीं रहता। तो ये क्या मकान बन रहे हैं या किसके हैं ये? जादूंगा के नाम पे क्या बन रहा है? होम स्टे। अच्छा, होम स्टे बन रहा है। हाँ हाँ हाँ। ओहो, बहुत बढ़िया। ये बता रहे हैं जो 1962 में यहाँ से चले गए थे 23 घर, ये उनके लिए बन रहे हैं। पता नहीं, गवर्नमेंट ही बना रही होगी। बन तो बड़े अच्छे रहे हैं। जितनों को इशू होगा उतने बनेंगे। तो ये जो घर बन रहे हैं ये सरकार बना के दे रही है उन्हें? तो यहाँ के विस्थापित लोग थे, हाँ, वापस लाने के लिए। सब अलग अलग है, किसी के यहाँ थे, किसी के आगे थे। अच्छा। नीचे जादू। तो ये घर बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो 1962 की लड़ाई के बाद यहाँ से चले गए थे। तो वापस सरकार उनको यहाँ पे ला रही है और मैं इसको एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूँ कि गवर्नमेंट अपने पैसे से उनके लिए घर बना रही है, क्योंकि यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। फिर हम इसे गांव कहाँ कहेंगे, गांव नहीं कह पाएंगे ना। तो लोगों को वापस यहाँ लाया जा रहा है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि यहाँ पे कुछ 2-4 रुकने के होम स्टे भी बने, ताकि यहाँ पे लोग आएँ और यहाँ पे आना जाना थोड़ा बढ़े। रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की, लेकिन देखो कब तक हटती हैं। मैंने बहुत ढेर सारे वीके की वीडियो देखे हैं। वीके के वीडियो देख कर के ही मैं यहाँ पे जान गांव तक आया हूँ। तो मुझे रास्ते का पता भी नहीं था कि इतना अच्छा रास्ता भी है और यहाँ तक आप आ सकते हैं। थैंक यू सर। नंबर देना, आप अपलोड करना तो हम लोग बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप तो गुड़िया कुछ बताओ, आप वीडियो देखते हो? हाँ, वीडियो गुड़िया शर्मा रही है। मैं तो नहीं देखती, मैं तो हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा पहाड़ों को पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए थोड़ा कम देखते हैं। नहीं, मेरे बच्चे तो पहाड़ों को बहुत पसंद करते हैं। वो 3 महीने बाद बोलने लगते हैं कि पापा वो कब चलेंगे हम पहाड़ों में। पहाड़ पे चलेंगे। अब पहाड़ पे मैंने हर जगह गाड़ी से मनाली वगैरह और उत्तराखंड के मसूरी और उसके आगे मुंशियारी वगैरह हर जगह मैं घूम आया हूँ। बहुत बढ़िया। अपनी ही गाड़ी से। कौन सी गाड़ी आपके पास? उसकी है, किया है, सोनेट है। सोनेट बढ़िया गाड़ी है। तो बढ़िया चल रही है। हाँ, भी अच्छी है, सब जगह जाती है, बढ़िया गाड़ी। थैंक यू जी। थैंक यू सर। ओके। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short
short. Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right. तो दोस्तों, ये थी मेरी जादू तक की यात्रा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भेजें अपने उन दोस्तों को जो ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं और ऐसे दूर दराज के रिमोट लोकेशंस पे घूमना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई यात्रा पर। तब तक के लिए ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।